जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस यू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। 7 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सीजेआई यू ललित को अपने उत्तराधिकारी का नाम बताने के लिए पत्र भेजा था। 9 नवंबर को जस्टिस चंद्रचूड़ के देश के 50वें चीफ जस्टिस बनने की पूरी संभावना है। जस्टिस चंद्रचूड़ की उम्र अभी करीब 63 साल है। उनका कार्यकाल पूरे 2 साल का होगा। चीफ जस्टिस यू ललित इस साल 8 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। यू ललित अगस्त में ही चीफ जस्टिस बने थे। नियमों के मुताबिक वे सिर्फ 2.5 महीने के लिए ही इस पद पर रह पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। चीफ जस्टिस का चयन आमतौर पर सीनियरिटी के आधार पर होता है। इस तरह देखें तो फिलहाल जस्टिस ललित के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ दूसरे सीनियर जज हैं। अब संक्षेप में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में जान लेते हैं। पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। उनके परिचय की शुरुआत यहाँ से हो सकती है कि जब वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई कर रहे थे तब उनके पिता देश के चीफ जस्टिस थे। यहाँ से जस्टिस चंद्रचूड़ के जीवन और करियर का एक मोटा माटी आकलन किया जा सकता है। देश के इतिहास में पहली बार है कि एक चीफ जस्टिस का बेटा चीफ जस्टिस बनने जा रहा है। 11 नवंबर 1959 को उनका जन्म हुआ। 20 की उम्र में दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। फिर 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से LLB की पढ़ाई पूरी की। फिर चले गए अमेरिका। वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कानून में मास्टर्स भी किया, यानी LLM। इत्तेफाक ये है कि जब वो कानून की बारीकियों को समझ रहे थे उसी दौरान उनके पिता देश के चीफ जस्टिस थे। हार्वर्ड स्कूल से ही उन्होंने 1986 में डॉक्टरेट इन जुरिडिकल साइंसेज यानी SJD की डिग्री हासिल की। अपने उदार और प्रगतिशील फैसलों के कारण जस्टिस चंद्रचूड़ की पिछले बरसों में खूब वाहवाही भी हुई। निजता के अधिकार, सबरीमाला मंदिर, समलैंगिकता को लेकर फैसलों में उनकी टिप्पणी को चौतरफा तारीफ मिली। देश का एक बड़ा तबका ऐसा है जो जस्टिस चंद्रचूड़ से बड़ी उम्मीदें लिए बैठा है। मैरिटल रेप, समलैंगिक विवाह, देशद्रोह, कानून की वैधता जैसे मामलों पर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ से ऐसे मसलों पर महत्वपूर्ण फैसले की उम्मीद है। दूसरी सुर्खी का संबंध बंगाल के उस विश्वविद्यालय से है जिसने इस साल देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में 8वां नंबर हासिल किया था। हम बात कर रहे हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। इस विश्वविद्यालय का एक मामला कलकत्ता हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिस पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। अब जान लेते हैं कि मामला क्या था। दर्शक जानते होंगे, स्कूल के हेडमास्टर की तरह विश्वविद्यालय में कुलपति या वाइस चांसलर होते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी सोनाली चक्रवर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के तौर पर फिर से नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 सितंबर को कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति के तौर पर सोनाली चक्रवर्ती की पुनर्नियुक्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विश्वविद्यालय अधिनियम के मुताबिक ऐसा करना पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार की ओर से याचिका दायर की गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुनवाई हुई और 16 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पश्चिम बंगाल राज्य ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को फिर से नियुक्त करते हुए कुलाधिपति यानी गवर्नर की शक्तियों का इस्तेमाल किया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के दौरान उत्पन्न हुई बाधा को दूर करने के नाम पर सरकार कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 60 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि इस कानून को लागू करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसका समाधान करने के लिए सरकार उपयुक्त आदेश जारी कर सकती है। गवर्नर की ताकत का इस्तेमाल करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए की क्योंकि किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति में राज्य के गवर्नर का अहम रोल होता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की वीसी सोनाली चक्रवर्ती का कार्यकाल 27 अगस्त साल 2021 में खत्म हो गया था। इसके बाद 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद एक अधिसूचना जारी की गई कि उन्हें 28 अगस्त 2021 से अगले 4 साल के लिए फिर कुलपति नियुक्त कर दिया गया। सोनाली की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। फिलहाल जब तक जगदीप धनखड़ बंगाल के गवर्नर थे तब तक उनकी बंगाल की ममता सरकार से टकराव की खबरें आती रहती थी। ला गणेशन के राज्यपाल बनने के बाद से ऐसे टकराव की खबरों पर फिलहाल विराम लगा है, लेकिन बीजेपी यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति पर आए फैसले को ममता सरकार के लिए शर्मिंदगी बता रही है। अगली सुर्खी पर जाने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है और
ईडी, आईटी, डीआरआई इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इनके यात्राएं, इसके दौरा और बढ़ेंगे और डराने धमकाने का ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। भूपेश बघेल का ये बयान आज यानी 11 अक्टूबर की सुबह का है, जब वो कैमरों के सामने देश की जांच एजेंसियों की कार्रवाई की भविष्यवाणी कर रहे थे। ठीक उसी वक्त छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी की छापेमारी चल रही थी। राज्य में ईडी की कार्रवाई तब शुरू हुई जिस टाइम को लेकर आमतौर पर बच्चों को बिस्तर छोड़ने की सलाह दी जाती, यानी भोरे भोरे ईडी ने सुबह 5 बजे से छापेमारी शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में ईडी ने ये एक्शन लिया क्यों? आज तक न्यूज़ चैनल से जुड़े नरेश शर्मा के मुताबिक राज्य में कोयला कारोबार से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर ये छापेमारी हुई। इस कार्रवाई की जद में भूपेश बघेल के कई करीबी अफसर भी आए। जिन लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे उनमें कई आईएएस अधिकारी और कुछ कारोबारी भी शामिल हैं। पर सबसे ज़्यादा चर्चा रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू की हो रही है। आईएएस ऑफिसर रानू साहू की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। रायगढ़ से पहले जब वो कोरबा की कलेक्टर थीं, तब छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने रानू साहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। फिलहाल कई कारोबारियों और अफसरों समेत आज रानू साहू के पति और आईएएस अधिकारी जेपी मौर्य के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा, सुनिए। मैं बार बार कहता हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूं, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है। मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूं, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है। और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आईएएस अधिकारियों के घर में ईडी का रेड हो और इतनी बड़े पैमाने पे छापेमारी की कार्रवाई हो। और ये भूपेश टैक्स, ये काली कमाई का पोल खोलने लगा है। अगली सुर्खी मध्य प्रदेश से आई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस महाकालेश्वर कॉरिडोर के अंदर भगवान शिव की 200 फीट की प्रतिमा होगी, साथ ही 108 भव्य पिलर भी लगाए जाएंगे। इसके उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने महाकाल मंदिर में पूजा पाठ भी की। ये वीडियो देखिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय भगवान। देश के ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल का मंदिर उज्जैन में स्थित है। रिलीजियस टूरिज्म को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसी का नतीजा है कि इसको आगे बढ़ाया गया और इस तरीके के डेवलपमेंट से इकॉनमी को भी बूस्ट मिलता है, फिर चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, चाहे उज्जैन के महाकाल मंदिर का कॉरिडोर। अगली सुर्खी दिल्ली की केजरीवाल सरकार से जुड़ी है। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 का ढंग से पालन न करने की बात कही। केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने एलजी को लिखी चिट्ठी में बताया कि दिल्ली सरकार वास्तविक जानकारी को रोके रखती है और भ्रामक जानकारी साझा करती है। दर्शक जानते ही हैं, अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर ही आरटीआई एक्ट के दम पर चालू हुआ था। अब उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि उनकी सरकार इस एक्ट के संचालन में सबसे बड़ी रोड ब्लॉक के रूप में काम कर रही है। सूचना आयुक्त के पत्र में यह भी बताया गया कि ऐसे विभाग जो भूमि मामलों से संबंधित है, जैसे पीडब्ल्यूडी, सहकारी, स्वास्थ्य और बिजली, इसके अलावा डीएसएसएसबी और डीएसआईआईडीसी आदि जैसे निकाय जो सीधे आम लोगों से निपटते हैं, ये विभाग या तो वास्तविक जानकारी गलत उद्देश्यों से रोकते हैं या फिर जानकारी मांगने वाले अपीलकर्ताओं के साथ वैध जानकारी साझा करने से इनकार करते हैं या उन्हें गुमराह करने के उद्देश्य से गलत सूचना देते हैं। खबर लेके जाने तक आम आदमी पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं आई। फिलहाल केजरीवाल सरकार पर ऐसे गंभीर आरोप लगने के बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।